आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो हर एक इंसान के लिए देखना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसे जानना ज़रूरी है कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सेम टॉपिक पर एक वीडियो देखी थी, सक्षम महाजन ने बनाई थी उस पर, और उसमें जो भाई ने चीज़ें एक्सप्लेन करी थी मुझे काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ सही लगी, क्योंकि उसने उन पॉइंट्स को कवर किया जो पॉइंट्स आजकल की यूथ में रिलेशनशिप में जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं वो ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। और उसमें से मुझे लगा कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शायद उसको ऐड ऑन कर सकता हूं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो भाई से छूट गए उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर सकता हूं, और इस वीडियो को जो मैसेज है उसको हम और ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और सिर्फ थंबनेल और टाइटल देखकर कमेंट मत कर जाना कि भाई मैं तो करने ही नहीं वाला, मैं तो किसी से बात ही नहीं करता, तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अगर वीडियो का टॉपिक ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो चीज़ कर ही रहे होगे। तुम्हारे लिए भी जो चीज़ें मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ वो चीज़ जानना तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात तब की है जब मैं रायपुर में था और वहीं पर एक मेरा फ्रेंड होता था, और उसी के छोटे से एग्जांपल से मैं चीज़ों को समझाना स्टार्ट करूँगा। तो वो जो फ्रेंड था मेरा, उसकी लाइफ में जो पहली गर्लफ्रेंड थी ना, उसकी जो पहली लड़की उसकी लाइफ में आई थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी, जिसके ऊपर उसका क्रश आया था, वो लड़की शायद उस समय 16 या 17 साल की थी, जिसको पहली बार उसने प्यार किया था, जिसको टच किया था। वो लड़की जो आई थी उसकी लाइफ में, वो इतने बड़े पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा के साथ आई थी ना कि तुम्हें बता नहीं सकता। वो लड़की उस समय 16 या 17 साल की थी, और जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उसने उस लड़की के साथ कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहाँ पर वो इंटीमेट ना हुए हो। वो अपने मोहल्ले में, दोनों मतलब एक ही मोहल्ले में रहते थे, उन्होंने उस मोहल्ले में कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जिस जगह पर उन्होंने इंटीमेट सीन्स ना किए हो। अब बाद में हुआ क्या कि लड़की को शायद उस लड़के ने डंप कर दिया, या फिर जो भी उनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि लड़की ने तो यही बताया था कि मुझे उसने डंप कर दिया। और डंप करने के बाद वो लड़की क्या कर रही थी कि मेरे दोस्त के साथ भी रिलेशनशिप में आ चुकी थी, और उसके आने से पहले अपने आप को मूव ऑन करने के लिए और 2-3 लड़कों से बात कर रही थी। तुम समझ रहे हो? और उसकी एज कितनी है? सिर्फ 16 या 17 साल की थी शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, बट हाँ इसी के आसपास थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और जब वो मेरे दोस्त के साथ रिलेशनशिप में आ गई तब उसने बाकी जो 2-3 लोगों से बात कर रही थी उसने उनसे बात करना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ तुम्हें समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे पहले तो ब्रेड क्रम्बिंग कर रही थी अपने आप को मूव ऑन करने के लिए, जो बहुत सारी लड़कियां करती हैं। मैं सभी लड़कियां नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियां करती हैं अपने आप को मूव ऑन करने के लिए। लड़कों को लाइन में लगा कर रखती है, उन्हें सिर्फ उतना अटेंशन देती है जितने में वो उनसे चिपके रहे। इसको ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है मेरे भाई कि उस समय 2018-19 में ये हुकअप कल्चर इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा था, तो आज की डेट में तो ये आग की तरह फैलता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है पता है? जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, जिसके दिमाग में भी शायद नहीं आती। वो ये है कि जितना ज़्यादा मज़े लोगे उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बेसिक सा नियम है इस नेचर का कि जितने मज़े लोगे उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये बड़ी कीमत क्या होगी तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। बताऊँ क्या होगी? ये बड़ी कीमत वो होगी कि यही चीज़ तुम्हारे घर पे भी आएगी घूम फिर के। तुम जितना ज़्यादा बाहर जाकर मुंह मारने की कोशिश करोगे ना, इस हुकअप कल्चर में अपना मुंह गंदा करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ घूम फिर कर हमारे घर पर भी आएगी। क्योंकि लड़कियां हमारे घर पर भी है, तुम्हारे घर पर भी है, सबके घर पर है। हमारे घर की बहन बेटियां भी ये सब चीज़ें जब कर को करने निकलेंगी, इंसान तो है वो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके घर में ये चीज़ होगी, लेकिन जो इंसान मज़े ले रहा होगा ना उसको ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी कि उसकी घर की बहन बेटियां भी जब कल को ये हुकअप कल्चर को एंजॉय कर रही होंगी ना, तब वो समझा नहीं पाएंगे उसको कि भाई तू ये गलत कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई मुंह ही नहीं बचेगा बोलने के लिए। किस हक से वो ये चीज़ बोल पाएंगे? ना बहन अपने भाइयों को बोल पाएगी। और एक चीज़ और है, जितना तुम लोग सोचते हो ना कि मुझे शादी के टाइम पे लड़की ऐसी नहीं चाहिए जिसका पास्ट हो, पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड्स वगैरह हो, एक चीज़ बताता हूँ, कल को जब तुम अपनी बहन की शादियाँ करने जा रहे होगे ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारी बहन को भी वैसा ही लड़का मिले जिसकी लाइफ में कभी 8-10 गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, 7-8, 6-7 या 4-5 या 2-3 लड़कियां रह चुकी हो। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि लड़के बिल्कुल भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। अगर लड़कियां हुकअप कल्चर में आ रही हैं तेज़ी से, तो आ तो किसी लड़के के साथ ही रही है ना, अकेले तो नहीं आ रही। तो क्या वो लड़का तुम्हारी बहन को नहीं मिल सकता जिसने कभी लाइफ में अपनी 3-4-5 गर्लफ्रेंड बनाई होंगी, उनके साथ सबके साथ उसने फिजिकल कनेक्शन बनाया होगा? तो ये चीज़ भाई, एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ ऐसा करता है ना, तो दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ऐसे करके ना पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होता है। और ये इस चीज़ का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि हम अनजाने में केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में ना, केवल अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद करते जा रहे हैं, पूरा कल्चर ही खराब करते जा रहे हैं। वेस्ट कल्चर से इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए छोड़कर हमने केवल एक ही चीज़ सीखी कि हुकअप कल्चर भैया
इसको वहाँ पे भी तो सब लोग करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, माना कर सकते हैं। वो लोग तो ये भी चीज़ झेल रहे हैं कि सिंगल मदर्स पूरे हर जगह वहाँ पर सिंगल मदर्स देखने को मिलती है। कितनी ज़्यादा मात्रा है वहाँ पर, कितनी सारी वहाँ पर सिंगल मदर्स हैं। क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? करो तो वो भी एक्सेप्ट करो फिर। केवल मज़ों को ही क्यों तुम एक्सेप्ट करो? उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी एक्सेप्ट करो ना फिर, उनके रिजल्ट्स को भी एक्सेप्ट करो फिर। केवल होकअप कल्चर की वजह से ही वहाँ पर इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो गया कि वहाँ पर सिंगल मदर्स कितनी सारी देखने को मिलती है। करो इस चीज़ को एक्सेप्ट फिर, तुम भी रहना फिर इस तरह से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि तुम केवल मज़े मार लो, उसका रिजल्ट तुम इग्नोर कर दो कि नहीं भैया मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे केवल मज़े लेने थे, मैंने ले लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तुमने मज़े मारे हैं, तुम्हें कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो अगर कीमत नहीं चुकाना चाहते हो ना, तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकालो। किसी भी रिलेशनशिप का या मैरिज का सेंटर पॉइंट को सेक्स मत बनाओ। हमारे देश में मैंने देखा है, ये चीज़ रियलिटी है भाई। हमारे देश में मैरिजेस और रिलेशनशिप का सेंटर पॉइंट ही सेक्स है। और होता क्या है मैरिज के बाद? अगर मैरिज का सेंटर पॉइंट सेक्स नहीं है, तो फिर क्यों घर वाले आज से 3 4 साल बाद शादी के बच्चा चाहिए हमें, बच्चा चाहिए हमें, नाती चाहिए, पोता चाहिए? क्यों क्यों फोर्स करते हैं इस चीज़ के लिए फिर? क्यों आज की डेट में भी कई सारे पिछड़े इलाकों में जब शादियां हो जाती हैं तो लड़की के हनीमून नाइट के टाइम पे बेड पे वाइट कलर की चादर बिछा दी जाती है, और फिर वो चादर उन्हें बाद में अपने ससुराल वालों को दिखानी पड़ती है? क्यों? इसका सेंटर पॉइंट ही हमारे लिए केवल एक है, वो है सेक्स। लेकिन जब हमें ट्रू लव की डेफिनेशन देनी हो तो हम रामायण को उठा लेंगे। भाई ट्रू लव तो वो होता है। और खुद हम कितने नीच काम कर रहे हैं, खुद हम कितने ज़्यादा नीच डेफिनेशन बना रहे हैं लव की और रिलेशनशिप की, वो कभी किसी ने सोची है? हम बहुत आसानी से ट्रू लव की डेफिनेशन उठाने के लिए रामायण को एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपने गिरेबान में ये चीज़ झांक कर देखते हैं कि हम क्या डेफिनेशन बना रहे हैं ट्रू लव की? हम किस मुंह से ये चीज़ बोल पाते हैं कि रामायण ट्रू लव की डेफिनेशन है? हमारा इतना गंदा मुंह, हमारा इतनी नीच हमारी पर्सनैलिटी है, किस मुंह से बोल पाते हैं? और ये चीज़ कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता। किसी का इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं है। अगर तुम बोलने निकलोगे तो तुम चूतिया कहला जाओगे। मुझे पता है, मुझे अब बहुत सारे लोग कमेंट में हेट करने आएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियलिटी है वो रहेगी, जो तुम्हें कड़वी कौड़ी खट्टी जो भी लगनी होगी लगेगी। अगर तुम नहीं झेल सकते कोई दिक्कत नहीं है, कुदरत तुमसे झिलवा लेगी। इसके साथ ही मेरे भाई मैंने देखा है जो लड़के इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा स्टड बिल्कुल देखा जाता है कि यार तू तो स्टड है, तेरी तो 3 गर्लफ्रेंड है, 4 गर्लफ्रेंड है। और वहीं अगर उसकी तरफ लड़की हो, उसकी जगह लड़की हो, तो क्या बोलोगे उसको तुम? आर वर्ड बोलोगे ना। तो यही आर वर्ड इन लड़कों के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट करो, जो अपनी लाइफ में 4 4 5 5 गर्लफ्रेंड बनाते हैं और सबके साथ रिलेशनशिप करते हैं ना, और सबके साथ फिजिकल कनेक्शन बनाते हैं। इनके लिए भी ये करेक्टरलेस वाला आर वर्ड यूज़ होना चाहिए, क्योंकि वो भले ही तुम्हारी बहन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन किसी न किसी बहन के साथ, किसी न किसी की बेटी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिस तरह से ये कुछ 2 कौड़ी की लड़कियां लड़कों को बर्बाद कर रही है ना, इस तरह से, उस तरह से ये 2 कौड़ी के लड़के लड़कियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम ही खराब करते जा रहे हैं। एक के चक्कर में पूरा कल्चर खराब होता जा रहा है। पहले एक दूसरे के साथ धोखा करेगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवे के साथ, ऐसे करके पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। तो रिलेशनशिप में आने के बाद सबसे पहला जो ख्याल आता है ना फिजिकल कनेक्शन का, उसको थोड़ी देर के लिए किनारे रखो और इन सब चीज़ों पे फोकस डालना स्टार्ट करो कि एक रिलेशनशिप में 2 लोग अपनी सोच आपस में शेयर करते हैं, अपनी समझदारी आपस में शेयर करते हैं, वो किस तरह से हमें मैच्योर बनाती है। वो चीज़ें सीखोगे मेरे भाई, तो तुम्हें ज़्यादा आसानी होगी एक अच्छा पार्टनर ढूंढने में और अपनी मैरिज लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ाने में। क्योंकि मेरे भाई तुम यकीन मानो ना मानो, तुम्हारी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा फेज़ आएगा जब तुम्हारा किसी न किसी के साथ फिजिकल कनेक्शन बनेगा, बनेगा ही बनेगा। भूल जाओ इस चीज़ को कि तुम्हें कोई नहीं मिलने वाली। कोई ना कोई ऐसा इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा ही आएगा जिसके साथ तुम एक फिजिकल कनेक्शन बनाओगे। इसीलिए इस चीज़ को तुम अभी के लिए इग्नोर करो कि फिजिकल कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, इसको अलग करो। तुम्हारा फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए कि तुम किसी इंसान को समझ कैसे सकते हो, तुम खुद को उसके समझा कैसे सकते हो, उसके इमोशंस को किस तरह से तुम हैंडल कर सकते हो, अपने इमोशंस को किस तरह से उसको डिलीवर कर सकते हो, तुम एक मेच्योरिटी कैसे डेवलप कर सकते हो, एक अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को देखो, उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, कैसी अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से वो फाइनेंशियल डिसीजंस को लेते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। ये सब चीज़ें सीखो ना मेरे भाई, ये सब चीज़ें काम आएंगी। तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तुम चलो मान लिया तुमको मान लिया तुम शादी नहीं करोगे मेरे भाई, तू, हाँ जो वीडियो देख रहा है तू, मान लिया तू शादी नहीं करेगा मेरे भाई, लेकिन इस वीडियो को और भी तो हज़ारों लोग देख रहे होंगे ना, उनमें से कोई ना कोई तो करेगा। कम से कम वो तो ये चीज़ें सीख ले। फिजिकल कनेक्शन को दिमाग से हटा दो किनारे, वो हमारे कल्चर का सेंटर पॉइंट है ही नहीं। हमारा कल्चर बहुत प्योर जगह से निकल कर आता है।
हमने बहुत उसको इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है कि मैरिज और रिलेशनशिप का सेंटर पॉइंट हमने केवल फिजिकल कनेक्शन बना दिया है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर कर देना। उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं या फिर होने जाएंगे, मुझे नहीं पता, बस तुम शेयर कर देना। और हाँ, खासकर अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा लड़का है या लड़की है, खासकर लड़का है, तो उसको ये चीज़ ज़रूर दिखाना, खासकर वो वाला पार्ट दिखाना वीडियो का, इस वीडियो का जिसमें मैंने अभी बताया ना, घूम फिर कर तुम्हारे घर पे बहन बेटियों पर आएगी ये बात, वो वाला पार्ट ज़रूर दिखाना। और हाँ, वो वाला पार्ट भी ऐसे लड़कों को दिखाना जिसमें मैंने कहा ना कि ऐसे कैरेक्टरलेस लड़कों के लिए आर वर्ड यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्ट नहीं है कि इनकी 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड है, सबके साथ फिजिकल कनेक्शन बना रहे हैं। जिस तरह से लड़कियों को इतना इजीली ऐसी लड़कियों को बोल दिया जाता है ना आर वर्ड, उस तरह से इन लड़कों को भी आर वर्ड बोला जाना चाहिए। इन लोगों ने भी कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं किया 4-4 5-5 6-6 गर्लफ्रेंड बनाकर। और अगर तुम चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।